हेलो एवरीवन आउट देयर, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम कौन से डे पर पहुंच गए हैं। आज हम डे 12 पर पहुंच गए हैं, जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे किसके बारे में, सिलेक्शन के बारे में। ठीक है जी। तो सिलेक्शन को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये जो यहाँ पर की पॉइंट्स लिखा हुआ है सिलेक्शन के, ये अगर आपको पसंद आते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहां पर आप जाके इस चीज को ले सकते हो। ठीक है। और हाँ, सुनो ध्यान से, अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो सिंपल से क्या करना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। और हाँ, ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो वाकई नीडी लोग हैं। ठीक है। जिन्हें जो अच्छी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पैंडेमिक में, कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। ठीक है। उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं सिलेक्शन को। तो सिलेक्शन को शुरू करने से पहले आप मुझे कुछ सवाल के जवाब है मेरे, आपको बताना है वो क्या है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो सिलेक्शन है इसका कंसेप्ट कहीं ना तो कहीं से बना होगा, है ना। तो ये जो कंसेप्ट निकल के है सिलेक्शन का, ये कहां से निकल के है। हो सकता हो आप मुझे बताओ कि हाँ सर, ये स्टाफिंग से निकल के है, स्टाफिंग के प्रोसेस से निकल के है। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उन्होंने कंसेप्ट नहीं बिल्ड किया है, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, याद किया हुआ है, रट्टाफिकेशन मारा हुआ है। ठीक है। तो अगर ऐसा किया है भाई साहब, बहुत तकलीफ है। तो आपको पता है, जैसे कुछ लोगों को पता है कि हाँ सिलेक्शन प्रोसेस से निकल के आया है। ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या था हमारा, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है, यानी कि आप एक एस्टिमेशन बना रहे हो, है ना। फिर उसके बाद क्या करते थे, एस्टिमेशन बनाने के बाद आप लोगों को ढूंढते थे, जिसको हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद जब ढूंढ लेते थे लोग, जब आपके पास आने लगते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, सिलेक्शन करते थे, है ना। तो उसी बारे में आज हमें पढ़ना है। तो यानी सिलेक्शन का कंसेप्ट कहां से निकल के आ रहा है, स्टाफिंग के प्रोसेस से। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्टाफिंग के प्रोसेस से ये सिलेक्शन क्या है, स्टाफिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है ना। बट मेरा एक सवाल है कि अगर एक प्रोसेस खत्म होता है तो दूसरा प्रोसेस शुरू होता है ना। तो वैसे ही मुझे एक बात बताओ कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये तो शुरू हो रहा है ना, अभी हम शुरू करने चल रहे हैं ना सिलेक्शन के प्रोसेस को। तो इससे पहले जो प्रोसेस रहा होगा वो कब खत्म हुआ होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, सिलेक्शन से पहले कौन सा प्रोसेस रहा होगा, रिक्रूटमेंट रहा है ना। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कब खत्म हुआ है, बताओ जरा। हो सकता हो आपको ना पता हो, क्योंकि आपने रट रखा है। तो रटोगे तो ऐसे ही तकलीफ होगी। ठीक है। जैसे कि सैंपल पेपर का अगर आप पहला वाला क्वेश्चन देखोगे, मैं पक्का एश्योरिटी दे रहा हूं कि कुछ लोगों के भाई साहब सदमे में आ गए होंगे, वो लोग तोते उड़ गए होंगे उनके। काहे, क्योंकि वो कंसेप्ट पर बेस्ड है वो क्वेश्चन। ठीक है। तो कंसेप्ट नहीं बिल्ड करोगे ना, तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऐसे घुमाएंगे और आप घूम जाओगे। ठीक है। तो आपको घूमना नहीं है, कंसेप्ट बिल्ड करना। तो जरा बताओ, रिक्रूटमेंट का कंसेप्ट कब खत्म हुआ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब खत्म हुआ। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कब खत्म होता है, जब आपके पास लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आना शुरू हो जाते हैं जॉब के लिए, उस वैकेंसी के लिए, उस पोस्ट के लिए। तो वहीं पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कब खत्म होता है। अब एक प्रोसेस खत्म हुआ है तो दूसरा प्रोसेस भी तो शुरू होगा, है ना। तो यानी कि रिक्रूटमेंट के बाद कौन सा प्रोसेस आता है, सिलेक्शन का प्रोसेस। तो जरा ये बताओ सिलेक्शन होता क्या है, फिर मैं ये आपसे पूछूंगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस कब शुरू होता है। ओके। तो सिलेक्शन, आइए देखते हैं सिलेक्शन होता क्या है। तो सिलेक्शन, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सिलेक्शन एक तरीके का क्या है, प्रोसेस है। सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। ओके। जो कि क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करने के बाद चूज करता है। भैया किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, किसको चूज कर रहा है, बेस्ट पर्सन को। किसको चूज कर रहा है, बेस्ट पर्सन को। तो यानी कि अगर यहां पर चूज करने की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग रहे होंगे, है ना, बहुत सारे लोग रहे होंगे। तो उन्हीं में से इन्होंने क्या किया होगा, एक बेस्ट पर्सन को क्या किया होगा, चूज किया होगा, राइट। ऐसे समझो, अगर आपके पास एक चॉकलेट थी, ओके, और मैं आपसे कहूं कि बेटा जरा मुझे जो है सबसे बेस्ट चॉकलेट इसमें से चूज करके बताओ, नहीं कर पाओगे चूज। क्यों, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही चॉकलेट अवेलेबल है ना। तो जब आपके पास एक चॉकलेट अवेलेबल है तो वहां पर आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, राइट। अगर आपसे कहूं कि आपके पास 10 चॉकलेट थी, ओके, आपके पास 10 चॉकलेट, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ इसमें से सबसे बेस्ट चॉकलेट कौन सी है,
तो हो सकता हो आप उसमें 10 में से एक चॉकलेट निकालो, है ना, क्योंकि अब आपके पास क्या है, ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। तो वैसे ही एक बेस्ट चॉइस करने के लिए, एक बेस्ट पर्सन की, एक बेस्ट कैंडिडेट की चॉइस करने के लिए आपके पास बहुत सारे लोगों का होना जरूरी है, राइट। तो वो जो बहुत सारे लोग आपके पास अवेलेबल है ना, बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं आप जॉब के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, जिन्होंने अप्लाई तो किया है पर अभी एम्प्लॉय नहीं बने हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स बोलते हैं। ये मैंने बता रखा था, मैं फिर से बता रहा हूं, और यहां पर जानबूझ के ये वर्ड मैंने लिया भी, क्योंकि आपकी आदत है ना रटने वाली, तो मुझे पता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया ना एग्जाम में, ये वर्ड दे दिया ना, तो भाई साहब बहुत सारे लोग धाराशायी हो जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा। ओके, तो अब उम्मीद करता हूं आपको सिलेक्शन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन का मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि भैया सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करने के बाद बहुत सारे लोग जो रहे होंगे, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स रहे होंगे, उसमें से आइडेंटिफाई करेगा किसको, बेस्ट पर्सन को। बेस्ट पर्सन के बाद जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसको क्या कर लेगा, चूज कर लेगा। यही क्या है, आपका सिलेक्शन है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये बेस्ट पर्सन होता कौन है। भाई जाहिर सी बात है, आपके यहां कोई वैकेंसी खाली होगी, कोई पोस्ट खाली रही होगी ना, उसीलिए तो आपने लोगों को निमंत्रण दिया कि आओ जॉब के लिए, हाँ आओ हमारे यहां जॉब करो, राइट। तो जब आपके पास लोग आए तो उसमें से आपने देखा कि हाँ ये जॉब जो पोस्ट खाली है, इस पोस्ट के लिए जो बंदा कैपेबल है, जो इस पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, इस पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, अगर वो उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन, वो सारे कोर्सेज उसने कर रखे हैं, तो वो कौन बंदा होगा, बेस्ट पर्सन होगा। ओके, तो यानी कि वो बंदा क्या होगा, क्वालिफाइड होगा, कि जो भी आपने कंडीशन रखी होगी उस कंडीशन को क्या कर रहा होगा, वो क्वालिफाइड कर रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका तो आपका ये क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, राइट। अब सिलेक्शन तो समझ में आया, वही बात मैंने आपसे बोली थी कि अगर आपको सिलेक्शन समझ में आएगा तो मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, वो क्या है कि सिलेक्शन का प्रोसेस कब शुरू होता है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस कब शुरू होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू कब होता है, जब आप क्या करते हो, एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करते हो। क्या करते हो, एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करते हो। सर इसका क्या मतलब है, एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करना। भाई आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आए हुए हैं, अब एप्लीकेशन उसमें से देखोगे कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा क्या है, सही है ना। तो उसमें से देख रहे हो, हाँ ये बंदा क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए, ये बंदा क्वालिफाइड नहीं है ना। तो ये क्या कर रहे हो आप, स्क्रीनिंग कर रहे हो एप्लीकेशन की, राइट। तो ये आपका क्या हो रहा है, सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे भैया, यहां पर अब क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लोगे। क्या लोगे, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लोगे, उनका इंटरव्यूज लोगे, है ना। जो बंदे की एप्लीकेशन आपको लगेगी हाँ ये वो सारे क्राइटेरिया को, ये वो सारी कंडीशन को क्या कर रहा है, क्वालिफाइड कर रहा है, इसको जरा बुलाओ इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए। तो अब क्या करोगे, इनका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लोगे और इंटरव्यू लोगे, राइट। अच्छा सर ये सिलेक्शन प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, कब तक ये इंटरव्यू, ये टेस्ट चलते रहेंगे, इसका कहीं ना तो कहीं एंड होगा ना इस सिलेक्शन प्रोसेस का। जी बिल्कुल, इस प्रोसेस का भी एंड है। कब, जब आप एम्प्लॉय को, जो आपके यहाँ कैंडिडेट आया है, उसको अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे देते हो, ठीक है, आप उसको जॉब दे देते हो या आप उसको एक्सेप्टेंस दे देते हो, हाँ भैया तुम आओ हमारे यहाँ जॉब करो, ठीक है। या वो बंदा कैंडिडेट जो आया हुआ है वो क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है आपके ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय बन करके, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा, सिलेक्शन का प्रोसेस एंड हो जाएगा। तो यहां पर आपको मैंने 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझा दिए। क्या, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कब एंड होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस कब शुरू होता है और सिलेक्शन का प्रोसेस कब एंड होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होना चाहिए, ये दिमाग में आना चाहिए आपके कि सर ये इंटरव्यू और जो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है ये काहे ले रहे हैं हम। भैया यहां पर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, उस कैंडिडेट की परफॉर्मेंस पोटेंशियल को जज करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस पोटेंशियल को जज करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू और टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। जब आप उसके इंटरव्यू टेस्ट वगैरह ले लोगे, लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, ठीक है, ये बंदा क्या है, कैपेबल है, कंपिटेंट है इस जॉब के लिए, तो आप क्या करोगे, यहां पर आप क्या करो, जज कर रहे हो ना, तो आप उसको क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो वो जो सेलेक्ट किया है आपने उस बंदे को, वही क्या कहलाता है, बेस्ट पर्सन कहलाता है। और यही बातें कौन कह रहा है, रिच और कून्स कह रहे हैं, ठीक है। कौन कह रहा है, रिच और
कून्स कह रहे हैं, ये दो भाई साहब कोई हैं, ये क्या कह रहे हैं कि सेलेक्टिंग मैनेजर इज चूजिंग फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट्स, राइट, द वन हु बेस्ट मीट्स द पोजीशन रिक्वायरमेंट, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, अगर उन क्राइटेरिया को, उस सारी रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, वो मीट कर रहा है वो कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट में से, तो वही क्या कहलाता है, आपका सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको सिलेक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बस इससे ज्यादा कंसेप्ट सिलेक्शन में कुछ भी नहीं है, चाहे आप एनसीईआरटी उठा लो, चाहे कोई भी बुक उठा लो, इससे ज्यादा कोई भी कंसेप्ट इसमें बना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब सर आपने सिलेक्शन का प्रोसेस हमें तो बता दिया, सर आपने एक बात हमें बताई थी कि एक्सटर्नल जब आप सोर्स पढ़ा रहे थे हमको, वहां पर आपने एक पॉइंट पढ़ाया था, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है। वहां पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या बताया था, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। सर ये कौन सा पॉइंट है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय कौन सा पॉइंट है? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय ये यहां पर क्या होता है, आप जरा याद करो ये पॉइंट। वहां पर क्या हुआ था कि जो एम्प्लॉय का रिलेटिव और फ्रेंड्स होते थे, जो एम्प्लॉय के फ्रेंड्स और रिलेटिव होते थे, उनको वो एम्प्लॉय क्या करता था, जॉब के लिए रिकमेंड करता था, किसको, मैनेजर को, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर होते थे उसको वो एम्प्लॉय क्या करता था, रिकमेंड करता था, है ना, ये वही तो पॉइंट है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर इसमें कंडीशन क्या थी कि मैनेजर और एम्प्लॉय का अगर रिलेशन बहुत अच्छा है तो वो उसके दोस्त को, उसके रिलेटिव को, उसके जान पहचान वाले को, उस एम्प्लॉय के रख लेगा, है ना, याद आ रहा है ये पॉइंट। तो सर यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस तो काम ही नहीं कर रहा, तो सर ये कौन सा पॉइंट है? क्या ऐसा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन प्रोसेस को नहीं फॉलो करती, क्या वो ये करती है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय रखती है, ये चीज, ये सोर्स अप्लाई करती है कि नहीं करती? जी बिल्कुल करती है। सर कोई ऐसा एग्जांपल बताइए। जी बिल्कुल है ना एग्जांपल, जैसे इन्फोसिस की बात करें, या अगर हम बात करें कोका कोला की, या अगर हम बात करें डाबर की, या अगर हम बात करें आपकी किसकी, इन्फोसिस की, तो ये वो लोग हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि क्या करती हैं, रेफरल सिस्टम को यूज करती हैं। जी हाँ, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, रेफरल सिस्टम के नाम से जानते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं, कैंडिडेट्स को रिकमेंड करते हैं, जहां पर एम्प्लॉय क्या करता है, कैंडिडेट्स को रिकमेंड करता है बिजनेस मैनेजर को या ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको इतने पॉइंट समझ में आएंगे। आइए रेफरल सिस्टम के जो केस स्टडी उसको भी देखते हैं। ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा रेफरल सिस्टम को। रेफरल सिस्टम में ऐसी कंपनियों के नाम जो कि यूज की थी किसको, रेफरल सिस्टम को, और यूज करती है। ठीक है, और ये जो रेफरल सिस्टम है ये हकीकतन मतलब आपके जो रियल लाइफ में भी रेफरल सिस्टम का यूज होता है, ये सिर्फ बुक में नहीं लिख दिया गया है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। आपको लगे अरे हम तो सिर्फ बुक में पढ़ रहे हैं, तो बुक की नॉलेज है, बुक की जो नॉलेज होती है वो धरी की धरी रह जाती है ना। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब इसको आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता है, हकीकत में उसका यूज होता है बट आपको पता नहीं होता कि उसका यूज कैसे हो रहा होता है। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी कंपनियां जो कि रेफरल सिस्टम को यूज करती है। रेफरल सिस्टम मैंने आपको बताया क्या है, रेफरल सिस्टम जहां पर एक एम्प्लॉय क्या कर रहा है, मैनेजर को यानी कि एम्प्लॉयर को क्या कर रहा है, एम्प्लॉय यानी कि कैंडिडेट क्या कर रहा है, वो रिकमेंड कर रहा है। वो कैंडिडेट उस एम्प्लॉय का क्या हो सकता है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोई भी हो सकता है, राइट। तो आइए देखते हैं ऐसे कंपनियों के नाम जहां पर रेफरल सिस्टम वाकई मतलब यूज किया जाता है। जैसे लेनोवो इंडिया की बात करें, किसकी, लेनोवो इंडिया की बात करें, तो लेनोवो इंडिया ने क्या किया, रेफरल सिस्टम को यूज किया और कहा, क्या कहा कि हम उन्हें क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे, क्या देंगे, रिवॉर्ड देंगे, राइट। किसको रिवॉर्ड देंगे, जो कि रिकमेंड करेगा, जो कि सक्सेसफुली रिकमेंड करेगा, किसको, ज्यादा से ज्यादा विमेन को, किसको, ज्यादा से ज्यादा विमेन को, काहे के लिए, क्वालिटी हायर के लिए, ज्यादा से ज्यादा विमेन। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे औरतों को तो जो है ज्यादा प्रायोरिटी दी नहीं जाती है ना, ज्यादा राइट्स नहीं मिलते हैं उनको। भाई साहब धर के राइट्स मिलते हैं, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि आदमियों के साथ ही एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। ठीक है, कभी इस पे अलग चर्चा करेंगे हम लोग, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं रेफरल सिस्टम के बारे में। तो लेनोवो इंडिया ने क्या किया, ये चीज डिसाइड की, क्या डिसाइड किया कि हम उन्हें रिवॉर्ड देंगे, किसको रिवॉर्ड देंगे, जो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, विमेन को रिकमेंड करेगा, किस लिए, क्वालिटी हायर के लिए। ओके, तो कौन किसको कह रहे हैं ये लेनोवो इंडिया वाले, अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर उनके रिश्तेदार में, फ्रेंड्स में कौन रहा होगा, विमेन रही होंगी, तो वो क्या कर देंगे, उठा के रिकमेंड कर देंगे और उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो ये कहां पर हुआ? लेनोवो इंडिया में हुआ। सर क्या इसके अलावा भी और कोई जगह पे हुआ? जी बिल्कुल। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर मैंने डेटा लिख रखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो ये क्या बन गया, जो रेफरल सिस्टम था ना, एक स्टैब्लिश मेथड बन गया। क्या बन गया? एक स्टैब्लिश मेथड बन गया जिसको बहुत सारी, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज क्या करने लगी, इसको यूज करने लगी। जैसे कि अगर हम बात करें 41% के आसपास, 41% के आसपास कंपनियों ने इसका क्या किया, यूज किया, राइट, रेफरल सिस्टम का, रेफरल हायर जिसको बोलते हैं। उसके बाद 2016 की बात करें तो करीब 55% जो टैलेंट लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या बताया, ये जो आपका रेफरल सिस्टम है ना, इसको बताया टॉप सोर्स बताया क्वालिटी हायर के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ऐसे ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोका कोला, इन्फोसिस, है ना, या डाबर, उनके यहां जितने भी एम्प्लॉय, यानी कि 40% के आसपास जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, रेफरल सिस्टम से हायर किए गए होते हैं। सोचो, अगर आप कितने भी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर आपकी कंसल्टेंसी नहीं है ना कंपनी में, तो आपको शायद जो है आपकी जॉब ना लगे। समझ रहे हो? और ऐसा मेट्रो सिटीज में बहुत सारी कंपनियों में देखा जाता है, अगर आपकी कंसल्टेंसी नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। मैंने देखा भाई साहब, अपनी जिंदगी आंखों से देखा है लोगों को ऐसे बेरोजगार घूमते हुए, क्योंकि उनके पास कंसल्टेंसी नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे इन्फोसिस थे, और ऐसे सिर्फ हवा में ये डेटा नहीं लिखा हुआ है, बल्कि इन्फोसिस के एक रिचर्ड लोबो HR है। कौन? हेड HR है, जिनका नाम क्या है, रिचर्ड लोबो, और क्या है, वो वाइस प्रेसिडेंट भी है। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी हायरिंग होती है वो किससे होती है, रेफरल सिस्टम से होती है। सोचो, रेफरल सिस्टम का कहां पर यूज है, राइट। और आपको लगता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स में लिखा हुआ है, हमको रट लेना है। तो रटना कुछ नहीं है बच्चा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। बट आपको क्या करना है, ऐसे पढ़ाने वाले को ढूंढना है जो कि वाकई आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता सके, ठीक है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से पढ़ो, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के सेशन में मजा आया होगा। मैंने आपको सिलेक्शन का कंसेप्ट बहुत अलग लेवल पर समझाया, फिर रेफरल सिस्टम भी आपको समझाया, ठीक है। तो ये आज का सेशन यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जो अगला वाला जो सेशन होगा हमारा, वहां पर हम बात कर रहे होंगे किसके बारे में, सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में, ठीक है। वो भी अलग तरीके से प्लान करूंगा। तो उनसे गुजारिश है, जो लोग नए आए हुए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो चैनल को क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट में अपने फीडबैक को जरूर दीजिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करो। मुझे भी लगे कि हाँ, बच्चों को सेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ा रहा हूं अच्छा कि नहीं पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा क्या किया जाए, एक्सपेंशन मोड में देखोगे मुझे, अगर आप अपनी तरफ से फीडबैक दोगे, रोज रेगुलर क्लास में रहोगे, तो भाई साहब मुझे भी आप एक एक्सपेंशन मोड पे देखोगे, अलग मोड पर देखोगे, आप मेरे अंदर हर वीडियो में बदलाव देखोगे, राइट। तो बस यार, इतना ही कहना था आपसे। तो बस आज की क्लास पे इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो।